Hello, everybody. Welcome to your Educational Hub. So, this is part 2 of Chapter 3 of Sales of Goods Act, which is Transfer of Ownership. Last class में हमने देखा था मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आज हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर के कुछ रूल्स। इसमें हम देखेंगे अबाउट स्पेसिफिक गुड्स, अर्न अ सर्टेन और फ्यूचर गुड्स और सेंट ऑन अप्रूवल। The rules regarding the passing of property depends upon the fact whether the goods are specific or uncertain, or on sale or return, the goods are uncertain or future goods, or the goods are sent on approval. So firstly, we'll learn about when the goods are specific or uncertain. अब गुड्स का स्पेसिफिक या सर्टन होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, जब हमने पढ़ा था असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। स्पेसिफिक गुड्स वो होती हैं जब मैं बहुत सारे गुड्स में से एक स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में बताऊं कि मेरे को स्पेसिफिकली यही सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू अ शॉप जहाँ पे बहुत सारी वॉचेस पड़ी थी। मैंने स्पेसिफिकली बोला कि मेरे को वही गोल्डन कलर की वॉच चाहिए। बहुत सारी वॉचेस में से मैंने ये स्पेसिफाई किया कि मेरे को वही गोल्डन वॉच चाहिए, तो वो मेरा स्पेसिफिक या असर्टेन गुड हो गया। सो इसके रूल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट। अब ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी तभी होगा जब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। जब वो वॉच ऑलरेडी वहां पे बनी हुई पड़ी हुई है तो वो मतलब डिलीवरेबल स्टेट में है, तो वो ट्रांसफर हो सकती है। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स दैट द गुड्स आर इन such state that nothing remains to be done to deliver the goods to the buyer. Deliverable state means such a state of things that the buyer would under the contract be bound to take the delivery. अब वो मैंने आपको बताया वो वॉच ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई थी, मैंने वो वॉच पसंद करी और वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में थी। हाँ, वहां पे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कोई कंडीशन नहीं लगी। गुड्स जो विदाउट कंडीशन होती हैं वो भी डिलीवरेबल स्टेट में होती हैं। According to Section 20 of Sales of Goods Act, if the goods are specific, the contract of sale is unconditional. There is no condition regarding the transfer of ownership. अब मैंने आपको बताया ना कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंडीशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब वो जो वॉच वहाँ पे पड़ी है मेरी, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है सेलर के साथ कि मेरे को इसी टाइम पे चाहिए, इसी दिन चाहिए, वो तो फिर फ्यूचर आ गया ना। वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है तो मैं वो सामान ले लूंगी और वो स्पेसिफिक है, मैंने बताया उनको। द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, then in such a case ownership passes to the buyer at the time when the contract is made. Example: X sells his Fiat Palio car in the deliverable state to Y, on the condition that the ownership in the car shall pass to Y only when the Y accepts the bill of exchange. This is a conditional contract and the property in the goods shall be transferred only when the condition of the accepting the bill is fulfilled. अब जहाँ पे कंडीशन लगी होती है, जब वो कंडीशन फुलफिल होगी या जब वो कंडीशन एक्सेप्ट होगी तो ही सेल होगी या तो ही ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगा। स्पेसिफिक गुड्स, अब सेकंड रूल क्या है? स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। अगर अब स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो क्या होगा? Let's read it. According to Section 21 of Sales of Goods Act, the property does not passes until such thing is done that the buyer has notice thereof. It means, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है? That in this type case of cases, the ownership shall pass to the buyer at the moment when two conditions are fulfilled. The seller has performed every act on his part and put the goods in the deliverable state. The fact that the goods have been put in a deliverable state has come to the knowledge of the buyer. Okay, अब ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं, पहले उन्होंने बताया था कि डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी है, तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा, फिर बायर को बताना पड़ेगा कि आप इसको लेके जा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले वो डिलीवरेबल स्टेट में था तो हमने एज इट इज ले लिया।
अब वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, अभी कुछ काम उसमें पेंडिंग है, तो पहले मैं उसको कंप्लीट करूंगी बीइंग अ सेलर, क्योंकि मैं बेच रही हूँ। देन मैं उसको बताऊंगी बायर को कि हाँ जी आपका सामान रेडी हो चुका है, अब आप इसको लेके जा सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड हैंड कार। अब मिस्टर ए के पास एक सेकेंड हैंड कार थी जो उन्होंने मिस्टर बी को बेचनी थी। अब जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ रिपेयर्स पड़ी थी तो वो अभी कार डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं ये कार को कुछ रेडी करवा लूँ, थोड़ा रिपेयर करवा लूँ, देन मैं आपको दे दूंगा। अब पहली कंडीशन फुलफिल होगी, डिलीवरेबल स्टेट में वो आ गई। अब बी को कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जब उसको ए बताएगा। तो जब ए ने बताया कि मेरी कार जो है वो अभी सही हो चुकी है, अब आप इसको लेके जा सकते हो, जब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, उसकी नॉलेज में आ गया, तो बी को वो ट्रांसफर हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट रूल नंबर 2। It means the buyer must have notice thereof. The notice of the buyer is necessary to enable the buyer to know as the point of the time when the property and the goods passes to him, because the passing of the property the goods are considered to be at his risk. ठीक है जी। Next point. Example. The contents of tank of oil was sold. The oil was to be filled into the drums by the seller. Then the drums was to be taken away by the buyer. Some of the drums were filled in the presence of the buyer, but before the remainder could be filled, the fire broke out and the entire quality of the sale was destroyed. Hence, the buyer must bear the loss of oil which was put into the drums, and the seller must bear the loss of the remainder. अब जो हमने ये वाली बात बोली है ना, अब इनकी एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि मी बीइंग अ सेलर, मैंने किसी को ऑयल देना था ड्रम्स में डाल के। अब जो कुछ ऑयल था वो मैंने ड्रम्स में ऑलरेडी डाल दिया था, बट कुछ ऑयल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था ड्रम्स में डालने वाला। तो जस्ट बिकॉज ये वाला जो ऑयल था डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, ये वाला ऑयल डिलीवरेबल स्टेट में अभी नहीं था, और ये वाला डिलीवरेबल स्टेट में था जो ड्रम में पड़ा हुआ था। अब जब फायर लगी तो ये सारा सामान खराब हो गया। अब जो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में था वो मैंने परचेज कर लिया था, तो अब इसका जो बिल है वो बायर देगा, और जो अभी नहीं हुआ था, जो अभी ड्रम्स में नहीं पड़ा था, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, वो सेलर बेयर करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट डिलीवरेबल स्टेट में होना। ये डिलीवरेबल स्टेट में था तो ये बायर बेयर करेगा, और ये नहीं था तो ये सेलर बेयर करेगा। द केस इज मोंग पॉ वर्सेस मोंग सॉ 12 IC 805। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स मस्ट हैव टू बी मेजर्ड या टेस्टेड। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब उन्होंने क्या बोला कि गुड्स अभी मेजर होने हैं या अभी टेस्ट होने हैं। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक मेरे पास मैं एक लाइब्रेरी की ओनर हूँ, या मैं एक बुक शॉप की ओनर हूँ, ऐसे बोल लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। अब एक पर्सन मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को 10 बुक्स का ऑर्डर दिया। अब ऑब्वियसली 10 बुक्स का कोई नाम तो होगा ना, तो उन्होंने मेरे को 10 बुक्स का ऑर्डर लिखवा दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको लाइब्रेरी में बुक शॉप में से ना ये 10 बुक्स निकाल के आपको पैसे बता के बताती हूँ कि कितने पैसे हुए, कितने टोटल हुआ। अभी क्या होना है, अभी मेजर होना है, अभी मनी मेजर होनी है। अब उन्होंने स्पेसिफिक करने हैं ना अभी गुड्स, अभी ये गुड्स अनअसर्टेंड है। अभी जब वो सिलेक्ट करेंगे ये 10 बुक्स तो वो स्पेसिफिक होंगी, फिर जाके डिलीवरी होगी। If the specific goods are in a deliverable state, but the seller is yet to wait, measure, test, or do some other act or thing in connection with the goods for the purpose ascertaining the price, the ownership does not pass to the buyer until the such act or the thing is done, buyer has notice thereof। अब वो कहते हैं कि अगर ये बुक्स अभी असर्टेन नहीं हुए, अभी ये 10 बुक्स जिनका ऑथर उन्होंने मेरे को बताया, जिनका नाम उन्होंने मेरे को बताया, अभी ये इस पूरे लॉट में से भी सिलेक्ट नहीं हुई, तब तक पोजेशन या जो भी ओनरशिप है वो बायर के पास नहीं जाएगी। जब वो 10 गुड सिलेक्ट करके सेपरेटली रख देंगे, तब वो जब बायर को सेल करेंगे, बेचेंगे, तब वो
उसकी हो जाएंगी, चाहे वो भी डिलीवरेबल स्टेट में है बट अभी कुछ काम करने वाला पेंडिंग है, अभी उनको सिलेक्ट करके उनका प्राइस निकालना पेंडिंग है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ सेल ऑफ 289 bales of goat skins. Each bale contains 5 dozens. The price having been the fixed at 5 SH6D per dozens. According to the usage of trade, the seller was to see each of the bale contained the specified number. Before the seller could do so, the bales were destroyed by the fire. Hence, the profit in the goods has not passed to the buyer because counting has still to be done to the ascertain the price. The loss of goods has to be borne by the seller. Just because अभी काम पेंडिंग पड़ा था, just because अभी काउंटिंग पेंडिंग पड़ी थी, तो सेलर को नुकसान बेयर करना पड़ा और जो बायर था वो बच गया। अब हम देखते हैं बी पार्ट, वेयर द गुड्स आर अनअसर्टन। अब अनअसर्टन का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारा सामान पड़ा है और अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरे को कौन सा सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बहुत सारी वॉचेस पड़ी हैं, ठीक है जी, और मैंने ये नहीं बताया कि मेरे को कौन सी वॉच अभी चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनअसर्टेन, मीन्स जो स्पेसिफाई ना किया गया हो। Until the goods are ascertained, there is merely an agreement to sell. अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल में बहुत फर्क होता है। एग्रीमेंट टू सेल हैज टू बी जो अभी होना है, और सेल मीन्स जो ऑलरेडी सेल हो चुका है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी गुड्स अनअसर्टेन है, अभी नहीं पता कि कौन सी गुड्स हैं। जब वो गुड्स असर्टन हो जाएंगी फिर वो सेल की ओर बढ़ेंगी। The ascertainment of the goods and the unconditional appropriation to the contract are two preconditions for the transfer of property from the seller to the buyer in case of unascertain goods. Okay, सब इसमें क्या बोल रहे हैं कि गुड्स जब सेल करनी है तो क्या होना चाहिए, पहले तो असर्टन होनी चाहिए। ऊपर क्या था, अनअसर्टेन, अब क्या है, असर्टेन होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए कि कौन सी गुड्स लेनी है। देयर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जहाँ पे भी ये वर्ड फ्यूचर आ गया, मतलब कंडीशन लग गई, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट टू सेल है, जब ये अनकंडीशनल हो जाएगा, जब ये अनकंडीशनल हो जाएगा तो वो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल बन जाएगी। Agreement to sale will become sale. These are two preconditions for the transfer of ownership from the seller to buyer in case of uncertain goods. I hope आपको ये समझ आया होगा। A seller is deemed to have unconditional appropriated where he delivers the goods to the buyer or to the carrier or the other bailee for the purpose of transmission to the buyer. अब appropriation of goods क्या होते हैं? Appropriation of goods involves selection of the goods within the intention of using them in the performance of the contract with the mutual consent of seller and buyer. This is the definition of appropriation of goods. अब हमने अनअसर्टेन गुड्स के केस में अप्रोप्रिएशन भी तो करने ना, हमने सिलेक्ट ही तो करने ना कि कौन से गुड्स चाहिए कौन से नहीं। ठीक है जी, ये हम वर्ड थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। The essentials are, अब इसके essentials क्या है? The goods should conform to the description and the quality stated in the contract. जो हमने डिस्क्रिप्शन की गुड्स बताए हैं वो गुड्स वैसे ही होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप में गई जहाँ पे ना बहुत सारी राइस की ना बोरियां पड़ी हैं। मैंने उनको बोला, अब वो डिफरेंट तरह के राइस होते हैं, मैंने उनको बोला भैया मेरे को बासमती राइस चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। अब ये अनअसर्टेन है कि वो इतने सारी बोरियों में से मेरे को बासमती राइस कौन सी बोरी में से उठा के देंगे। मैंने उनको डिस्क्रिप्शन दी कि मेरे को बासमती राइस चाहिए। अब इस अनअसर्टेन चीज में से वो जब मेरे को स्पेसिफिकली बासमती राइस निकाल के देंगे तो वो मेरा असर्टेन हो जाएगा, अनअसर्टेन टू असर्टेन।
नेक्स्ट, द गुड मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। अब ऑब्वियसली राइस तो कच्चे राइस ही लेने होते हैं हमें, तो वो तो डिलीवरेबल स्टेट में है ही। द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनल एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इंटेंशन टू appropriated to the contract either by the delivery of the buyer or his agent to the courier कैरियर सॉरी। अब उन्होंने क्या, गुड्स अनकंडीशन होनी चाहिए। अब वो मेरे को ये नहीं बोलनी चाहिए कि यार अभी मेरे पास राइस पड़े नहीं है, आप बाद में ले लेना, आप फ्यूचर में ले लेना, या मेरे पास कोई और राइस पड़े आप वो ले लो। कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मैंने जैसा बताया मेरे को वैसे ही मिलने चाहिए। द एप्रोप्रिएशन separation must be made by the seller with the assent of the buyer or the buyer with the assent of seller। अब इसमें यूजुअली क्या होता है, जो सेलर है वही बायर के असेंट से सामान को सेपरेट करता है, बिकॉज वो उसका ओनर होता है। बट इन सम केसेस बायर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पर्सन हैं, सेलर है मोहन और बायर है सोहन, ठीक है जी। और जो गोडाउन है ना, ओनर तो सामान का मोहन है, बट ये जो गोडाउन है ना, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है मोहन का, पर ये गोडाउन किसका है, ये गोडाउन सोहन का है। सो अब क्योंकि सोहन ने सामान लेना था, तो सोहन ने मोहन से पूछा कि क्या मैं सामान ले सकता हूँ, क्या मैं इन सब बोरियों में से, फॉर एग्जाम्पल राइस की बोरियां पड़ी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को ना 5 बोरियां चाहिए, तो क्या मैं इनमें से 5 बोरियां ले सकता हूँ। तो मोहन ने बोला हाँ, तुम खुद सिलेक्ट करके ले जाओ। तो यहाँ पे इस केस में बायर कौन है, सोहन। जस्ट बिकॉज सोहन का गोडाउन है, तो यहाँ पे सिलेक्शन या एप्रोप्रिएशन बायर कर रहा है। सो दिस कैन बी द केस फॉर द बायर विद द सेंट ऑफ द सेलर। द सेंट्स मे बी एक्सप्रेस और अप्लाइड। असेंट मतलब किसी चीज की हामी भरना, तो ये एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस मीन्स आइदर रिटन और ओरल, या वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब बाय एक्शंस। असेंट में बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। ये अप्रोप्रिएशन मतलब सेपरेशन के पहले भी हो सकती है और सेपरेशन के बाद भी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट, वेयर द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन द सेल ऑफ रिटर्न। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कब होते हैं, इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है, मैंने अपने सामान किसी को दिया यूज करने के लिए, और मैंने उनको बोला कि आपके पास 10 डेज का टाइम है, आप 10 डेज तक इसको सामान को देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले लो, वरना मुझे वापस रिटर्न करा देना। सो दिस इज सेंट ऑन अप्रूवल। जब वहां से अप्रूवल आएगी तो मतलब सामान उन्होंने परचेज कर लिया, अदरवाइज वो 10 दिन बाद मेरे को सामान वापस कर देंगे। दिस इज सेंट ऑन अप्रूवल और on the sale or return. As per the section 24, when the goods are delivered to the buyer on approval or on the sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer. अब प्रॉपर्टी तो पास होगी उसके पास। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अब वो जो सामने वाला बायर है वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, या तो वो रिटर्न या ऑरल फॉर्म में करेगा, या बाय एक्शन हमें पता चल जाएगा। व्हेन सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, जब वो बायर खुद बताएगा कि हाँ जी मैंने गुड्स ले लिए, मैंने गुड्स खरीद लिए हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि उसने ले लिया। अब एक होता है इम्प्लाइड, हमें एक्शंस के थ्रू पता चल जाता है। अगर वो हमें ना हमें सामान वापस दे रहा है और ना हमें बता रहा है कि उन्होंने सामान खरीद लिया, तो 10 दिन के बाद वो जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम ऑब्वियसली एज्यूम कर लेंगे कि उन्होंने सामान अपने पास रख लिया और परचेज कर लिया। when he does not when he does any other act adopting the transaction, if the seller deliver the goods to the buyer on the sale or return on the terms that the goods were to remain in his property until settled or paid for, the property would not pass the buyer until these terms are complied with। ठीक है जी। Example, certain jewelry was delivered to a buyer on sale or return basis. The buyer pledged the jewelry. Hell, the buyer had adopted the transaction and such the property has passed and the seller could not recover the jewelry from pawnee. Next, retention of the goods. If he does not signify his approval or acceptance to the seller,
but he retains the good without giving the notice or rejection beyond the time is fixed for the return the goods. If no time has been fixed beyond the reasonable time, this question as to what a reasonable time is the question of the fact. अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर उसने कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली हम मान जाएंगे कि उन्होंने गुड्स हमारी एक्सेप्ट कर ली, बट इन सम केसेस हमें टाइम नहीं दिया जाता, सो हम रीजनेबल टाइम मान लेंगे. रीजनेबल टाइम वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द गुड्स. सो दीज वर 3 टर्म्स जिनमें हमने रूल्स पढ़ने थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द सेलर टू द बायर. एक है वेयर द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सेकेंड इज अनअसर्टेन एंड द वन इज असर्टेन गुड्स. ठीक है जी, हमने इनके रूल्स देखे कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और कैसे हो सकती है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिस्क प्राइमा फेशिया पासिस विद द प्रॉपर्टी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया था वो वाला.